नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ टेरर की। अमेरिका को एक बार फिर महान और धनवान बनाने के लिए ट्रंप ने टैरिफ की जो राह चुनी है वो अमेरिका को धनी या महान बनाए या ना बनाए, लेकिन दुनिया के देशों के साथ उसके संबंध को खराब जरूर कर देगा। ट्रंप के इस टैरिफ के ऐलान से सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार केवल गिरा ही नहीं बल्कि गिरता ही जा रहा है। टैरिफ के जरिए ट्रंप ने दुनिया के देशों को यह बतलाने की कोशिश की है कि उनके उत्पादों के लिए अमेरिका बाजार बनने को तैयार नहीं है। ट्रंप के हिसाब से अमेरिका अपना जितना माल दूसरे देशों को बेचता है उससे ज्यादा माल अमेरिका को बेचना बेमानी है। ट्रंप टैरिफ डिफिसिट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका में अभी संघीय आयकर सिस्टम है जिसे 1913 से शुरू किया गया था। इससे पहले अमेरिका में इसी तरीके की टैरिफ प्लानिंग थी और इसी प्लानिंग से अमेरिका पहली बार महान बना था, धनवान बना था और ट्रंप अमेरिका को उसकी पुरानी ग्लोरी लौटाने के लिए संकल्पित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होने से पहले एक बिजनेसमैन है, नेता होने से पहले, इसलिए सबसे पहले अपने फायदे के लिए वो सोचते हैं, अमेरिका के फायदे के लिए सोचते हैं। हालांकि ट्रंप के नए टैरिफ प्लान का अमेरिका में भी विरोध हो गया है। नए टैरिफ से अमेरिका में बाहर से निर्यात कम होगा और निर्यात से जुड़ी कंपनियों और व्यापारियों को इसका नुकसान होगा, लेकिन ट्रंप कहते हैं कि यह तात्कालिक है और लंबे समय के लिए यह फैसला फायदेमंद साबित होगा। ट्रंप इसे कड़वी दवा की तरह बता रहे हैं, वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के कड़े फैसले, वित्तीय फैसलों को बताया था कि यह एक कड़वी घूंट है। ट्रंप अपने देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और अपने लोगों को रोजगार देने के लिए सब कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से बचना है तो अमेरिका में अपनी कंपनी ला करके खोलें, यानी मेड इन अमेरिका करें उसे, और लोगों को नौकरी दें, यानी अमेरिकन लोगों को नौकरी दें। उनमें कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, यानी जो कंपनियां अमेरिका में अपनी कंपनी खोलेंगे उस पर कोई टैरिफ नहीं होगी, शून्य टैरिफ होगा। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से भारत को नुकसान होगा, क्या इस टैरिफ के आपदा से निपटने के लिए भारत के पास स्वदेशी को मजबूत करने का अवसर भी है, क्या WTO के जमाने में ट्रंप का टैरिफ कार्ड व्यवहारिक है, क्या ट्रंप का टैरिफ टेरर विश्व की अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जाएगा, क्या बाजार में हो रही है गिरावट, यह भी एक बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो गिरावट हो रही है वो गिरावट जो है क्या स्थायी है, क्या इससे वैश्विक मंदी छाएगी, ये सब आप चर्चा करेंगे। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। तो हमारे मेहमान इस प्रोग्राम को, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। अर्थशास्त्री, ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हमारे साथ हैं, कौशिक जी हैं, कौशल कौशिक जी हैं, ये भी अर्थशास्त्री, ये भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी है, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पे हमारे साथ रहेंगे, और एडवोकेट सतीश बघेल है, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। और चर्चा की शुरुआत मैं ग्लोबल अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी से करूँगा। आकाश जी, बहुत दिन से आपसे इस पे बात हो रही थी और उस दिन जब आप ऑफिस आए थे, हमारे कार्यालय आए थे, तो उस दिन भी आप इसी पे चर्चा करते हुए निकल गए थे हमसे, लेकिन आज मैं चूंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है शायद उस पर बहुत कम चर्चा हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर आप फोकस करें और उस पर ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं कि यह जो टैरिफ वॉर चल रहा है, टैरिफ टेररिज्म जिसको कह रहे हैं कि ट्रंप ने जो है पूरे बाजार को, पूरी दुनिया के बाजार को उथल पुथल मचा दिया है, सेंसेक्स गिर रहा है, लेकिन क्या लगता है कि ये जो आपदा है ये स्वदेशी के लिए एक अवसर है, इस रूप में भी हमें इसे देखना चाहिए? मुकेश जी, पहले तो धन्यवाद करूंगा इस ऑफ बीट और क्वालिटी क्वेश्चन के लिए। दिस इज माय 16th शो, 5 ग्लोबल चैनल्स पे शो किए, लेकिन इतना बढ़िया क्वेश्चन मैं इसका इंतजार कर रहा था। बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं कि चाइना की दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि चाइना डायरेक्ट यूएस के साथ ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व है। ये ग्लोबल ट्रेड वॉर के साथ साथ, मुकेश जी आप तो बहुत जानकारी रखते हैं, ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर है। तो अब जो हिंदुस्तान में पैसा इन्वेस्ट होना था, जो चाइना जा रहा था, अब वो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार समझबूझ के साथ, हिंदुस्तान सरकार स्किलफुली बड़े तरीके के साथ सॉल्यूशन ढूंढ रही है। तो इसलिए यूएस के पैसे को हिंदुस्तान आने में कोई दिक्कत, द मनी विच वॉज स्लेटेड टू गो टू चाइना वुड कम टू इंडिया। तो सबसे पहले तो ये आपदा में अवसर है, एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए मुकेश जी आपने देखा है, कल हमारी मार्केट 3900 पॉइंट डाउन खुली, लेकिन बंद हुई 2200 पॉइंट। आज भी 1100 पॉइंट के आसपास मार्केट अप हुई है, क्योंकि ग्लोबल मनी अब हिंदुस्तान आएगा। अब ग्लोबल मनी जो प्राइमरीली यूएस मनी होता है, चाइना जाना उसका बहुत बहुत मुश्किल।
दूसरा इसमें क्या है, अब एक सिचुएशन और आई है हमारे सामने। हमारी जो आज सरकार है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने हमेशा अपॉर्चुनिटी तलाशी है एडवर्सिटी में भी। रशिया यूक्रेन वॉर में क्या है, हमारी सरकार ने इतने समझबूझ से काम लिया। इन्होंने रशिया से भी अच्छी डीलिंग रखी, अमेरिका से भी अच्छी डीलिंग रखी, नाटो से भी अच्छी डीलिंग रखी। रशिया से इंपोर्टेड क्रूड ऑयल लिया डिस्काउंटेड रेट पे और रुपी टर्म में पेमेंट की। और फर्दर जो चीज लोगों को पता नहीं है मुकेश जी, वो ये है, ये लोग लगातार, हम हिंदुस्तानी रशिया से इंपोर्टेड क्रूड लेते रहे और रिफाइन करके यूरोप को बेचते रहे, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। और पीछे लेके जाऊंगा आपको हिस्ट्री में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बना है। ब्रिटेन और फ्रांस उस समय दोनों दुनिया की महाशक्तियां होते थे, वो लड़ रहे थे, अमेरिका दोनों को हथियार बेचता रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद महाशक्ति बना। अब क्या है, अमेरिका को हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि चाइना को काउंटर करना है तो उसे एक एलाई चाहिए और हिंदुस्तान ही उसका एलाई हो सकता है। पाकिस्तान या बांग्लादेश तो उस कैपेबिलिटी को रखता नहीं है। तो ऐसे में, और दूसरा, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से स्किलफुली बड़े तरीके के साथ डायलॉग को कंटिन्यू रखा है। तो ये लोग कहीं ना कहीं जो है अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करा लेंगे, डाइल्यूट करवा लेंगे, क्योंकि ये लोग डायलॉग का रास्ता अपना रहे हैं। इन्हें पता है कि व्यापार कैसे होता है, व्यापार में मिठास, दोस्ती, प्रेम और सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से बढ़ा जाता है। और ये लोग, इन लोगों ने करके दिखाया। देखिए, मोदी सरकार की एक बात बताऊं आपको, 2015 से 25 के बीच में कोरोना आया, रशिया यूक्रेन वॉर आई, इजराइल का इश्यू आया, तब भी, अब तो डेटा है हमारे पास, 2015 से 25 के बीच में 105% जीडीपी ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी से 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी इस 10 सालों में, जिसमें तमाम दिक्कतें ही बचाया है। और इस वक्त में ही रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद यूएस, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। यूएस को टैक्स सस्पेंड करनी पड़ी, यानी और कर्जा लेना पड़ा। जर्मनी, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 1 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। चाइना डिफ्लेशन में गया और हिंदुस्तान तरक्की करता गया, क्योंकि एक सरकार है जो सिचुएशन को समझ के उस तरीके से डिसीजन लेती है। और जो नरेंद्र मोदी साहब का सम्मान है सब जगह दुनिया में, एक ग्लोबल लीडर के रूप में, मेरे हिसाब से सोल्यूशन निकाल लेंगे। हम पे भी 26% टैरिफ लगे। सतीश बघेल जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों को सुनकर, क्योंकि मैं सतीश बघेल जी के पास चाहिए, जब देश की तरक्की हो रही है तो हमारे मित्र मैं सतीश बघेल जी के पास जाऊँ। सतीश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ऐसे सब चीज हो रहा है पूरे दुनिया में, पूरी सतीश बघेल जी का है, उनकी मुस्कुराहट का पूरा स्वागत है जी। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, सारे नेता जो है बयान दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी की तरफ से या भारत की तरफ से किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं आया। कांग्रेस कह रही है कि भाई बोलना चाहिए भाई, जो आखिर आप पे टैरिफ लगा दिया है, बढ़ा दिया है, कैसे होगा आगे, किस तरीके से भारत आगे बढ़ेगा। तो इंडिया को भी जो है अपने तरीके से और अपनी तरफ से जो है एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहिए। चुप्पी पर लेकर के कांग्रेस ने सवाल किया है। सतीश बघेल जी, क्यों आपको लगता है, अभी तो आकाश जिंदल जी ने कहा कि इंतजार कीजिए थोड़ा और तुरंत में आकर के प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, थोड़ा स्थिति को समझने के लिए समय चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं, कांग्रेस में मांग कर रही है, जो भाई मोदी जी कुछ बोले, इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? मोदी जी नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोल सकता है। इसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए। वो स्टार्टिंग में था 56 इंच का सीना 2014 में, अब वो सिकुड़ता चला गया है। और जो हमारे भाई साहब अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने जो मोदी जी के कसीदे कसे हैं, मुझे सुनने में वास्तव में आनंद आ गया है। सर, मोदी जी का तो नाम कहीं उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने मार्केट के एनालिसिस किया। आप उनके पॉइंट पे आप उनको आलोचना कर सकते हैं। अब बताइए उन्होंने कहाँ गलत कहा? उन्होंने कहा कि जब जब इस देश पर आपदा आई है तो देश ने आपदा में अवसर ढूंढा है। देश ने नहीं ढूंढा है, देश को कभी अवसर नहीं मिला है, बल्कि भाजपा को जरूर मिला है। चाहे वो कोरोना महामारी हो या नोटबंदी हो या फिर जीएसटी हो, जो भी ये नीति या पॉलिसी लाते हैं, भाजपा अपना इंटरनल बेनिफिट देखती है, देश का हित नहीं देखती है। नोटबंदी में आप देख लीजिए, सारे के सारे नोट वापस आ गए, 1 रुपए का भी ब्लैक मनी नहीं आया। जीएसटी बिना तैयारी के जीएसटी विदु रावल जी मुस्कुरा रहे हैं। 1000 से ज्यादा अमेंडमेंट आए। मैं आऊंगा विदु जी, आप ही के पास आऊंगा जी। कोरोना महामारी में कितना मिसमैनेजमेंट दुनिया में आकाशी में आऊंगा, कहीं नहीं देखा गया, इतना मिसमैनेजमेंट जो हुआ। ताली थाली बजवाई, क्या नहीं करवाया, इस देश को अंधविश्वास की आग में झोंक दिया, और वही अब चल रहा है। तो अब जो ये टैरिफ लगाया है हिंदुस्तान के ऊपर अमेरिका ने,
आप देखेंगे कि मोदी जी ने रिक्वेस्ट की 1% उन्होंने कम कर दिया, 27 से 26% कर दिया। ट्रंप उनके दोस्त हैं मोदी जी के, उन्होंने अपनी दोस्ती के वास्ते 1% कम किया। चाइना पर इंपोज किया, जितना किया चाइना ने उतना लगाया। तो अब आप देखेंगे कि देश में क्या हालात हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस ठीक के है, मैं दाम उस बढ़ पर भी रहे आऊंगा हैं, कि जितना चाइना ने लगा इन्वेस्टरों के दिया, लाखों करोड़ों रुपए डूब गए आप हैं। अगर इसमें मारामारी करेंगे, जितना आपने लगाया उतना हम भी लगा देंगे। चाहे वो फार्मा कंपनियां, टेक्सटाइल कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, आईटी, टेलीकॉम, फूड, सारे के सारे सबको लॉस हो रहा है। और हमारे नहीं भाई नहीं, साहब कह रहे हैं आप कि ये जो महंगा हो फार्मा सकता है। कंपनी को तो इससे बाहर रखा गया, फार्मा, टेक्सटाइल और मैक्रोचिप को जो है इससे बाहर रखा गया है। फार्मा के ऊपर कोई भी टैरिफ हाँ, नहीं बिल्कुल, लगा इसको है। इसको मैं बाहर आपको रखा डेटा गया। दे दूं। हम कहेंगे कि भाई साहब जो कह रहे हैं, हम्म। जो कह रहे हैं कि भाई कोई ना कोई अवसर खोजा जाए, चाइना की जगह इंडिया को ऑप्शनल दिया जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। जो अगर इनका कहना सच हो जाता है देश के लिए, हम भी देश की तरक्की चाहते हैं। देखिए क्या है, जो अमेरिका अपना हित चाहेगा वो आपका और हमारा हित नहीं चाहेगा। भारत भी अपना हित चाहता है, सब अपना अपना हित चाहता है। तो उसके हित में हम अपना हित कैसे तलाशें, इसी की बातचीत हो रही है यहाँ पे। और आपने जो सवाल उठाए, प्रोफेसर विदु रावल जी आपकी बात को सुन के मुस्कुरा रहे थे। मैं चाहूंगा कि जवाब दें। विदु रावल जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? मुकेश जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं कांग्रेस पार्टी से, और दो अच्छे अर्थशास्त्री आपने बुलाए हुए हैं, दोनों को नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक जी, बहुत अच्छी आ रही जी। देखिए, आपदा में अवसर तो भारत ढूंढता है, लेकिन एक अवसर कांग्रेस पार्टी भी ढूंढती है। आप याद कीजिए, पिछले 11 साल में जितनी आपदाएं सामने आई, चाहे वो वैश्विक थी चाहे घरेलू थी, सब में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक अवसर जरूर ढूंढा है। लेकिन दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी के साथ, इनकी मोए मोए हो जाती है। ये सोचते तो हैं कि जो है भारत का कोई नुकसान होगा, ताकि जैसे लाश के ऊपर जो आहार करने वाले रक्त पिपासु गिद्ध जो है आएंगे और उनका आहार बनेगा, इनका राजनीतिक आहार बनेगा। लेकिन हो उल्टा जाता है। किस प्रकार से भारत जो है, सशक्त भारत जो है मोदी जी के नेतृत्व में, किस प्रकार से हर आपदा का सामना करता है, और उसके बाद जिस प्रकार वी कम आउट ट्रम्प, हम जिस प्रकार जीत कर बाहर निकलते हैं, इनके लिए मोए मोए हो जाता है। फिर ये कपड़े कुपड़े झाड़ते हैं, अगली आपदा का इंतजार करते हैं, फिर आकर ताकि यही जो रटी हुई बातें हैं दोबारा से कहें। देखिए, मुझे लगता है कि भारत बहुत बेहतर स्थिति में खड़ा है, और इसलिए खड़ा है, मैं इसको इसलिए मानता हूं। देखिए, अमेरिका का एक अपनी इनवर्ड पॉलिसी है, उन्होंने दैट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला उनका मैका जो उनका एक अभियान है, वो उन्होंने करना है। हर देश को अधिकार है अपने देश को महान बनाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाने का। भारत भी अलग अलग प्रकार की व्यवस्था बनाता है। इसी प्रकार से जैसे भारत जो है, वो मोदी जी भारत को श्रेष्ठता के पैमाने पर बड़ा से बड़ा बढ़ा रहे हैं, हर पायदान पर बढ़ा रहे हैं, इसी प्रकार अमेरिका का बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे इसमें आपदा में अवसर इसलिए दिखता है, 2-3 मैं आपको छोटे छोटे से बिंदु बताकर अपनी बात पूरी कर लूंगा। पहली बात तो जिस प्रकार से हमारे निर्यात में विविधीकरण हो सकता है, किस प्रकार से अमेरिकी बाजार से हमारी निर्भरता जो है उसका किस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, इसको ब्रीफली आपके पैनलिस्ट ने भी टच किया। मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, यूरोप में हमारे एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार से कन्फ्रंटिस्ट पोजीशन जो है चाइना ने जो है ले ली है, और वियतनाम भी कोई बहुत जल्दी बच करते हुए नहीं दिख रहा है, इनका सीधा मतलब हो रहा है कि ये वी आर गोइंग इनटू अ टैरिफ वॉर। अब टैरिफ वॉर में जब दो एलिफेंट्स जो है, नंबर 1 और नंबर 2 की जो अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन जो करता है, तो आमतौर पर एक कयास जो है कुछ लगा लेते हैं कि जो ग्रास होता है, ग्रास बीनीथ बोथ एलिफेंट्स जो है वो सफर करता है। लेकिन ऐसा होने वाला इसलिए नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि भारत को ग्रास ना मानिए, हम इसमें अवसर इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि चीन ने भी इंपोर्ट पर जो है अपना टैरिफ बढ़ाया है। चीन ने भी जो है अमेरिकी इंपोर्ट्स पर, अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर चीन की इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाया। तो उससे क्या होता है कि अमेरिका के निवेशकों के लिए जो बहुत ज्यादा एक बड़ा निवेश भारत के मुकाबले कहीं गुना जो है ज्यादा निवेश जो है चीन जाता है, तो एक अवसर खोल रहा है भारत के लिए। वो निवेश जो विदेशी निवेश भारत में आ रहा है। हमें भी मुकेश जी कुछ समय से समस्या आ रही थी कि जो हमारे
हमारे जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, हमारे जो जिन लोगों के पास स्टॉक होल्डिंग्स हैं, वो बहुत सारा पैसा जो है या तो दबाए बैठे हुए थे या फिर उनका निवेश जो है भारत के घरेलू बाजार में करने के बजाय, ये 3 दशकों से लगभग समस्या है। हम मोदी सरकार ने हालांकि संस्थागत तौर पर इसको कम किया था, लेकिन इसके बावजूद भी गुंजाइश थी कि वो निवेश जो है घरेलू निवेश भारत में ही रहे, उसका एक बड़ा इंसेंटिव जो है बना है। और तीसरी मैं बात जो पूरी करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने बताया कि किस प्रकार से फार्मा, टेक्सटाइल और माइक्रोचिप ये भारत के निवेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जो कि जिस पर जो है टैरिफ नहीं लगा है। मैं आपको एक और सेक्टर बताता हूं, मैं बल्कि 2 सेक्टर और आपको बताता हूं, ऑटोमोबाइल और आईटी। किस प्रकार से हमने पिछले 10-11 साल में ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो सुदृढ़ किया है, और जैसे ही हमारा टैरिफ जो है अगर हमारा जो है बहुत जल्दी, जैसे बात चल रही है, रणनीतिक बातचीत चल रही है, एक व्यापार समझौता हम के नजदीक है, मुझे लगता है इस सारे समय में जब चीन अमेरिका के साथ झगड़ रहा है, कंबोडिया, वियतनाम चीन के सामने रूप में खड़े हैं, कनाडा आंखें दिखा रहा है, तो भारत को इस सारे विषय में ये लाभ हो सकता है कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी बढ़ी है, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नया मार्केट यूएस के तौर पर खुल सकता है, क्योंकि हम तो हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट को एक नया मार्केट भी मिल सकता है। और अंत कर रहा हूं मुकेश जी, इस बात को और अंत कर रहा हूं, हम पे इंपोर्ट कौन सा लगा है, कांग्रेस वाले भाई को ध्यान से सुननी चाहिए बात। हमें कहा, हमें लग रहा है हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल। अब हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल पर अगर थोड़ा सा टैरिफ अगर बढ़ भी गया है, या फिर यूं कहें कि बार्बन विस्की पर अगर थोड़ा सा टैरिफ बढ़ भी गया, सर वो टैरिफ तो हमने बढ़ाया ना सर, वो टैरिफ तो हमने बढ़ाया है। हमारी घरेलू इन्फ्लेशन पर इसका कोई खास मोटा असर नहीं पड़ने वाला है। ये हमारे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं नहीं है। मेरी एक लिमिटेड समझ है कि जो संस्थागत तौर पर मोदी सरकार ने नंबर 1 भारत को जो है आर्थिक तौर पर सुदृढ़ किया है, हम एक रोबस्ट इकोनॉमी। बिल्कुल सर, मैं आऊंगा दूसरे राउंड में भी आऊंगा, अभी हमारे पास समय है। हमारे साथ कौशल कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हैं। आपके सभी जी 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 प्रणाम। कौशल जी, पूरे चर्चा को आप सुन रहे थे, जब ये आकाश जिंदल जी कह रहे थे उसको भी सुना आपने, जो विदु रावल जी कह रहे थे और सतीश बघेल जी भी कह रहे थे। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अपनी टिप्पणी करें कि हम लोग कह रहे हैं कि आपदा में अवसर है। मान लीजिए हमारी चीज़ें वहाँ पर नहीं, हमारे लिए एक मार्केट बंद हुआ है, या कहिए जो उसका आकार थोड़ा छोटा हुआ है, तो निर्यात में मान लीजिए हम जो यहाँ चीज़ें भेजते थे वहाँ पर महंगी हो जाएगी, तो हो सकता है यहाँ उतनी चीज़ें हम ना भेज पाएँ, निर्यात में कुछ कमी आ जाए। तो क्या यहाँ के जी, तो यहाँ की चीज़ों मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा फर्क जो पड़ेगा वो खाली आईटी सेक्टर में फर्क पड़ सकता है सर जी। बाकी हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो बहुत अच्छा है। मोदी जी ने फरवरी में ये 500 करके मिशन 500 का घोषणा करा था, उसके ऊपर भी वर्किंग हमारी बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री बैठ के इसको पूरा एनालाइज करेगी, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके हिसाब से हम सारी वर्किंग इस पे करेंगे। जहां तक बात है जो ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाया है, ये टैरिफ कोई नई बात नहीं है, ये पहले से भी टैरिफ लगाते आए हैं। 2018 से 2021 के बीच में जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने कई कंट्रीज पर टैरिफ लगाया था। और ये जो ट्रेड वार है, बेसिकली ट्रेड वार अमेरिका और चाइना के बीच में है। चाइना जिस तरीके से गृह युद्ध और ये वियतनाम का सारा उनका चल रहा है मैटर, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जो इकोनॉमी उसको ही फायदा मिलेगा। और हम जैसे आपदा में अवसर, तो मोदी जी के नेतृत्व में हम इसमें भी आपदा में अवसर लेके निकलेंगे। जैसे हमारी सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं, उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है, तो उसका एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। फार्मा सेक्टर पर कोई टैरिफ नहीं लगा, वो भी हमारा एक्सपोर्ट उसमें भी हमारा बढ़ेगा। टेक्सटाइल में भी हमारा वो बढ़ेगा। लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ बात करता हूँ, मैं आकाश जी के पास जाऊँगा। जी आकाश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आकाश जी, आपको जो बोलना वो तो बोलेंगे। मेरा एक सवाल भी है, आप उसमें जोड़ के बोल सकते हैं इसको। जैसे मखाने का है, आम का है, या जो टेक्सटाइल है, ये सारी चीज़ें हम भेजते थे वहाँ पर। मान लीजिए मखाना और आम अगर हम नहीं भेज पाएंगे तो यहाँ आएगा, तो यहाँ के लोगों को के लिए तो सस्ता उपलब्ध होगा उपभोक्ता के लिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट नहीं मिलेगा, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर यहाँ पर सप्लाई जो है ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड ज़्यादा कम हो रहेगी, तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक मार्केट में भी तो उसकी कीमतें कम होगी, तो इसका तो यहाँ के उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। सर इंडिया, भारत में उसका कंजप्शन बहुत है भाई साहब, यहाँ के उपभोक्ताओं को फायदा होगा, यहाँ के कंज्यूमर्स को फायदा होगा। बिल्कुल अच्छा आपकी बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं खासकर कांग्रेस के मित्र को, अब होगा क्या, चाइना बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में करेगा, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान से रूट होगी। जो मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया था, और उसका भी डेटा दूंगा मैं कांग्रेस के मित्र को, मेक इन इंडिया, ऑलरेडी वो कामयाब है, अब वो और फर्दर कामयाब होगा, क्योंकि हमने कन्फ्रंटनेशनिस्ट पॉलिसी नहीं अपनाई।
वी हैव नेवर बीन कन्फ्रंटेशनिस्ट, वी हैव बीन सॉल्यूशन सीकर्स। अब दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कुछ बातें कर रहे थे। अब सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 2015 और 2025 के बीच में अगर डेटा है इनके पास, क्या 105% जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई? 2023-24 9.2% जीडीपी ग्रोथ कौन से देश ने की है? दुनिया में एक ही देश है जिसने की है, हिंदुस्तान। जीएसटी कलेक्शन जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 तीनों महीनों में रिकॉर्ड तोड़ा है कौन से देश ने? हिंदुस्तान ने। डेटा देता हूं इनको, मार्च 2025 का 1.96 लाख करोड़। इनकम टैक्स कलेक्शन 16 मार्च 2025 का डेटा दे रहा हूं, 16% ग्रोथ है। कांग्रेस का मैं बहुत सम्मान करता हूं, अपने मित्र को बताना चाहता हूं, इनकम टैक्स कब लोग ज्यादा देते हैं? जब कमाई ज्यादा हो जाती है, जब इनकम ज्यादा हो जाती है। तो प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे बढ़ रही है, आपके सामने है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप बात कर रहे थे कि मैंने कैसे कह दिया, अपॉर्चुनिटी निकाली एडवर्सिटी में। रशिया यूक्रेन वॉर के समय हमसे बड़ी चारों इकोनॉमी, यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, क्या उनके हालात थे? किसी एक का भी डेटा, चलो आप, मैं कांग्रेस के मित्र को क्यों नहीं दिया? बड़े प्रेम और पुरस्कार के साथ 192 देश हैं, 192 देश में से कोई भी एक देश क्यों नहीं? सस्ता तेल खरीदा, जनता को क्यों नहीं मिला? मेरे मित्र आपकी चॉइस का पेट्रोल डीजल क्यों महंगा दिया आपने? कर लेते हैं। प्लीज सिलेक्ट अ कंट्री ऑफ योर चॉइस। सर मैं ये कह रहा हूं कि डीजल और पेट्रोल जनता को सतीश बघेल जी, ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं, ये कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे हैं। ये अर्थशास्त्री कम बीजेपी स्पोक्सपर्सन भी है साथ में। आपको जो सही बात बोलता है वो बीजेपी का लगता है, तो सही बात है। देखिए इससे मैं तो कह रहा हूं, हाँ, आप छोड़िए प्लीज को, इतना तेल लगाएंगे तो मैं कोई देश चूज कर लीजिए, आप डेटा को कंपेयर कर लीजिए, आप भी सच बोलिए ना, इसको जिसको बोल रहा हूं। नहीं, सच क्या बोल रहे हैं आप? हमें डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं मिला था, जब 70 रुपीज पर बैरल था, तब भी हमें ये 100 रुपए पेट्रोल मिला था। ठीक है, इसकी मांग हम भी करते हैं, डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। You select a country out of 192 countries and compare it with my country. As far as GDP growth is concerned, tax collection is concerned, then tax to GDP. आकाश जिंदल जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का आप बड़ा सम्मान करते हैं, क्यों सम्मान करते हैं जरा बताइए सतीश बघेल जी को। सुनिए, आपने अभी कहा कांग्रेस का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्यों करते हैं जरा बता दीजिए इनको। ये तो धन्यवाद। कौन सी पॉलिसी कांग्रेस की आपको अच्छी लगी है? नहीं सुनिए सर, कांग्रेस का मैं सम्मान करता हूं, एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, अभी इन्होंने 99 सीट जीती है, तो आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम, बट मैं साथ ही साथ उनको कहूंगा मेरे मित्र को, अगर he should find fault with my data. I, Akash Jindal, say if you find fault with my data, I'll apologize here itself. Please find a fault with my data. जो मैंने डेटा दिया है ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है, ये आकाश जिंदल या akashjindal.in का डेटा नहीं है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड डेटा है। आप गलत बताइए इसको, मैं आपके सामने क्षमा मांगूंगा। आप बताइए क्या 105% जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई है 10 साल में? क्या जीएसटी कलेक्शन जनवरी, फरवरी, मार्च में बढ़ा नहीं है? क्या इनकम टैक्स कलेक्शन 16% नहीं बढ़ा है? 9.2% जीडीपी ग्रोथ 2023-24 में हुई है कि नहीं हुई है? क्या यूएस, रशिया, यूक्रेन वॉर के बाद 2 क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है कि नहीं दी है? जर्मनी 2023 में 1 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है कि नहीं दी है? ब्रिटेन सितंबर और अक्टूबर 2024 में दोनों महीने में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है कि नहीं दी है? मेरा देश है जिसने 10 साल में झंडे गाड़े हैं, रिकॉर्ड बनाया है, एंड द डेटा इज देयर फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू वॉच। आई हैव सेड that during Russia Ukraine war 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों मिल रहा है? 200 लाख करोड़ क्यों कर्ज हो गया है? The global economy is going into slowdown. That's India. It's not Akash Jindal. It's global agencies which are praising Indian economy and the growth of India. Please tell me what's wrong with the data? India is growing. India is growing. India is prospering. Today also, unemployment has grown by 1100 points. Yesterday, our market said they slumped 3900 points. But ultimately, they recovered back to 2200 points only. Now, wouldn't the money which was going to China, wouldn't it come to India? Because that money wouldn't go to China because there would be so many hostilities and restrictions. That money has to come to India, foreign portfolio money. That would make us सतीश बघेल जी अधिवक्ता हैं और बिल्कुल पॉलिटिशियन की तरह बात करें। आप अर्थशास्त्री की बात उसी दिमाग से सोचिए, अर्थशास्त्र किसी से पार्टी से नहीं होते हैं, वो बिल्कुल जो सही डेटा के आधार पे जो है वो एनालाइज करते हैं और अपना निष्कर्ष वो देते हैं। हमारे साथ पर जाना चाहूँगा कौशिक जी, क्या आपको लगता है कि यह जो सारा हो रहा है टैरिफ वार, क्या इसमें रुपया कमजोर होगा? इसमें कमजोर नहीं होगा। उसका रीजन है कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो बहुत कम है, हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज को। तो वो अगर एक्सपोर्ट हमारा अगर कम हो रहा है
तो टैरिफ के कारण तो अमेरिका में हमारा कम होगा ना, तो क्या इस पे रुपया कोई असर पड़ेगा? मैं आकाश जिंदल जी के पास जाऊँ। आकाश जी, क्या इस पे कोई असर पड़ेगा रुपये पे? बिल्कुल, देखिए अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होगा तो रुपए वीक होगा, और बिल्कुल आपने सही बात की है। लेकिन साथ ही साथ मुकेश जी, आप तो स्टॉक मार्केट की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। अब क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो का पैसा हिंदुस्तान ज्यादा आएगा, क्योंकि जो पैसा चाइना जाना था, चाइना के साथ बड़ी हॉस्टिलिटी हो गई है, वो पैसा हिंदुस्तान आएगा। तो इसमें क्या है, एक्सपोर्ट्स कम होने के कारण कुछ जो है हमारा रुपी हिट होगा, लेकिन जो पोर्टफोलियो इनफ्लोज आएंगे ना सिर्फ उसको मेकअप कर देंगे बल्कि रुपी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। और अभी आपको ताजा डेटा दूं, 658 बिलियन यूएस डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने देखा मुकेश जी, आपको याद होगा आपके साथ शो किए थे जब श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को फॉरेक्स रिजर्व कम होने के कारण क्या परेशानियां हो गई थी, किस तरह के हालात हो गए थे। पाकिस्तान में तो लोग 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे लड़ रहे थे। लेकिन यही सरकार की तारीफ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि डेटा पे बात करो। यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व का मैं डेटा दे रहा हूँ, 658 बिलियन यूएस डॉलर का रिजर्व हमारे पास है, और वो रुपी को स्टेबलाइज रखेगा। और इसके अलावा जो और चीज आ रही है, अब हिंदुस्तान जो है डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर चलने वाली इकोनॉमी है, हम चाइना की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है। और तीसरा, मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है वो हिंदुस्तान में और ज्यादा चलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो कह दिया कि अमेरिका में प्रोडक्शन कीजिए। अमेरिका के अंदर लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि फैक्ट्रीज आर नॉट वायबल इन यूएस, फैक्ट्रीज की वायबिलिटी वहां नहीं बनती है। तो इसलिए अब होगा क्या कि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़ेगा। ऑलरेडी मैं डेटा दे दूं फिर अपने मित्र को, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट्स में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, आज की तारीख में डिफेंस एक्सपोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हुए हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर कोई देश दुनिया में नंबर 1 है, ना वो चाइना है ना यूएस है, वो मेरा और मेरे कांग्रेस के मित्र का हिंदुस्तान है। तो कहीं ना कहीं डेटा को जो है थोड़ा पहचानिए और हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ को देखिए। इसीलिए आज भी ये सरकार सॉल्यूशन ओरिएंटेड डायलॉग कर रही है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कांग्रेस के हमारे मित्र को, एक चीज बताना चाहूंगा, व्यापार कभी भी अड़के नहीं होता, व्यापार कभी भी लड़के नहीं होता। व्यापारी वो कामयाब होता है जो सोल्यूशन निकलता है, जो सोल्यूशन निकालता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। और उसके लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक जो सतीश बघेल जी ने एक जो सवाल उठाया, मुझे लगता है कि वो सवाल मुझे विदु जी से पूछना चाहिए। विदु जी को इसका जवाब भी देना चाहिए। विदु जी, अगर अब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक, तो इन्होंने कहा कि भाई क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल सस्ता तो हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा जो है, मैं आकाशी से भी अक्सर पूछता रहता हूँ कि भाई इसका फ़ायदा मुझे क्यों नहीं हुआ, मेरे पेट्रोल डीजल जो है वो क्यों नहीं सस्ते हुए। अच्छा, सतीश जी को कॉम्प्रिहेंसिव मैं जवाब दे दूंगा जी, लेकिन फिर उसके बाद उनको ये रट छोड़नी पड़ेगी। ध्यान से मेरा जवाब सुनिए जी। देखिए, इस देश के अंदर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हुए, सोनिया जी की मनमोहनी सरकार थी। वो ऐसी सरकार थी जो दुनिया के इतिहास में एक अनोखा काम कर गई। वो जो है वो किस प्रकार से उधार में खरीद के नकद में बेच गए। 10 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स छोड़ गए थे, उनको आकर क्या राजीव गांधी जी भरते क्या, या आकर राहुल गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी के जो है आगे से पुत्र भरते। वो जो 10 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स थे वो भी भरे, और इसके बाद ऐसी स्थिति बनाई कि एक स्टेबिलिटी आ पाए। ऑयल प्राइसेस के अंदर आप देखेंगे मोटे तौर पर एक स्टेबिलिटी आई है। लगभग 5 साल पहले की डिबेट्स में जब मैं जाया करता था, तब भी कांग्रेस वाले कहते थे कि 100 के करीब जो है डीजल पहुंच जाएगा। डीजल तो आज भी 100 के करीब नहीं पहुंचा। हाँ, कांग्रेस शासित कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो सबसे महंगा पेट्रोल और सबसे महंगा डीजल देते हैं। मसलन मैं हिमाचल का लगातार जो है अलग अलग क्षेत्रों में प्रभारी रहा हूं चुनाव में। हिमाचल का और दिल्ली के अंदर जो है 8 से 10 रुपए का फर्क होता है बिल्कुल डीजल का। आज आप अगर कभी भी हिमाचल जाएं तो एक बार दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जो सतीश बघेल जी को जवाब मिल गया होगा, यही जवाब जो है हमारे आकाश जिंदल जी ने भी दिया था। जी जी सर, हमारे पास समय की कमी है, एक बड़ी ब्रेकिंग हिमाचल से ही आ रही है हमारे पास, मैं उसको जाऊंगा। आकाश जिंदल जी, अगर 10 सेकंड में आप कुछ बोलना चाहें, 10 सेकंड आपको, 10 सेकंड बघेल जी को, जल्दी जल्दी। मित्र को बताना चाहूंगा, आपके पास एक बहुत सुनहरा मौका आया था। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी और जीएसटी काउंसिल के आप भी मेंबर हैं, जहां पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की अपॉर्चुनिटी थी। मेरे मित्र सिर्फ मुझे इतना बता दें, क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने वोट किया था उस दिन की जीएसटी में आ जाए पेट्रोल डीजल, और पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए देश की मदद की थी? कृपया मुझे इतना बता दें। मैं बहुत धन्यवाद। बघेल जी बोलने के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें आप, अनम्यूट करें अपने आप को बघेल जी। जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम 90,000 करोड़ की सब्सिडी देते थे, चाहे हम बॉन्ड लेकर के जनता को फायदा देते थे। अरे भाई, देते ही कहां थे?
पैसा लिया ही नहीं, ठीक है सर, जनता को फायदा देते थे, कभी न कभी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। ठीक है सर, मैं समझ गया, वही जवाब रटा रटाया जवाब है आपका। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, माफी मांगते हुए प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। सतीश बघेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़े थे उनका, आकाश जिंदल जी आपका और कौशिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपनी बातें जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।